G20 के ब्रांड एम्बेसडर हैं। हमको फ्री किया गया है कि हम सारे यूथ को एम्बेसडर घोषित कर सकें। G20 में कई प्रकार के गोल्स हैं, जिसमें डिजिटल इंडिया, जिसमें क्लाइमेट चेंज, जिसमें वीमेन लेड डेवलपमेंट की बात हो रही है। जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हमारी वीमेन, हमारी लड़कियाँ, हमारी छात्राएं, हमारी वीमेन का पार्टिसिपेशन सबसे अधिक इस देश में जी जान से काम करेंगे। एंड वी हैव टू स्किल आवरसेल्फ, and not only we have to skill ourselves, but we have to reskill ourselves, क्योंकि without skilling, without having extra knowledge, without having a knowledge of management, आपने देखा हो कि कल ही हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी। वो बोले थे कि अपने मदर से हाउस के जो भी है, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ध्यान दीजिए, जो संतोष कर रहे थे, हमने भी बीए वालों को बताया भी था, आप लोग आए हैं शेड्यूल को पूछने, रिसर्च करने आए, तो कहीं भी कोई भी गलती से भी कोई भी एक भी लड़का, पहले तो नॉन सीरियस अप्रोच एकदम नहीं होना चाहिए। लौट के आओगे तो यहाँ जो हम लोग करेंगे एकदम सीरियस। कोई भी ये नहीं कहेगा कि आपको सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हम दिलाएंगे, ये सब नहीं। आप यू आर नो बडी टू डील विद दिस ऑल, ये नहीं पूछना है, आपसे कोई मतलब नहीं। आप सिर्फ उनसे जो क्वेश्चन है, शेड्यूल है कि आप इसके बारे में सुने हैं क्या, जो क्वेश्चन है अपनी तरफ से कोई ऐड नहीं करना है कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हम दिलाएंगे, ये तो नहीं करना है। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम इंट्रोडक्टरी में आते हैं, मतलब आप जब उसको कहते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट, जब आप कम्युनिकेट करते हैं स्टार्टिंग में सर्वे के समय, तो उसका सबसे जो मेन पार्ट होता है कि हाउ टू कन्विंस देम। जब आप कन्विंस करते हैं तो उसमें आप डेटा में क्या ले रहे हैं ये चीज़ नहीं बताएंगे। आप समझिए इस बात को। जो ही आप कहेंगे कि हम ये जानने के लिए आए हैं कि आपको सरकारी योजना मिल रही है कि नहीं मिल रही है, फॉरगेट अबाउट द वामपंथी सोच कि नहीं हम डायरेक्ट जाके पूछेंगे। तो क्या होता है कि जिनको मिला भी है वो निगेटिव अप्रोच में आ जाता है। उसका ध्यान ये हो जाता है कि हमको बताना है कि हमको सरकारी योजना नहीं मिली है। तो आप सिर्फ इंट्रोडक्शन देंगे अपना, हम पढ़ाई लिखाई के लिए आए हैं, आप अंदर जब फ्लो, लेकिन जो पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है उसकी स्थिति को देखो, प्यारे विद्यार्थी, उसको समझो, उसको जानो, क्योंकि पूरा का पूरा भविष्य तुमको गढ़ना है, तुमको बुनना है, तुमको चुनना है इसमें से, तब तुमको आगे बढ़ जाना है। कि पूरी दुनिया किस प्रकार बटी हुई है, आप देख सकते हैं कि पूरे दुनिया का जो ठेकेदारी करते थे, जो पहले बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष, वो सरेंडर कर चुके हैं। रशिया अपने ही भाई से लड़ रहा है। आप देख सकते हैं भूकंप में, जैसा हमारे पांडे जी ने कहा, इतना बड़ा त्रासदी आने के बाद सबसे पहले उठ खड़ा होता है हमारा भारत। को सनातन काल से विश्वास करने वाले वो देश हैं, और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस तरह के लोगों को पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। आप देख सकते हैं पूरा ग्लोब हमारे कमल में समाहित हो गया है। कमल मतलब विपरीत परिस्थितियों में भी खेलने का हुनर। विद्यार्थियों के लिए पूरा का पूरा मैसेज, पूरी दुनिया के लिए मैसेज है। क्राइसिस कितना भी हो, चुनौतियां कितनी भी हो, कितना भी हम लोगों को बांटें, लेकिन उसके बावजूद अगर हम उठ खड़े होंगे तो बड़े से बड़े क्राइसिस समाप्त हो जाएंगे। ये मैसेज भारत का मैसेज है, ये मैसेज दुनिया में। करोड़ का इन्वेस्टमेंट, लक्ष्य तुमने कहा 25 लाख करोड़ का था, लेकिन उससे अधिक बढ़ जाता है। तो यूपी में क्योंकि यूथ बल ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा, रिसोर्सेज ज़्यादा है, तो ये माना जा रहा है कि उससे कम से कम 95 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। हाँ, स्किल डेवलपमेंट बढ़ेगा, स्टार्टअप्स बढ़ेंगे। तो यूथ के हाथ में कैसे बागडोर आवे नेतृत्व का, उसके लिए इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो हर फील्ड के देखोगे, हर फील्ड का, साइंस है, इंजीनियरिंग है, फार्मा है, एजुकेशन है, हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, हर फील्ड के लोग आ रहे हैं। MOU हो रहा है, दे आर ट्रस्टिंग ऑन आवर गवर्नमेंट, और दे आर इन्वेस्ट, गवर्नमेंट टू प्रोवाइड लैंड, फील्ड, तो ये बेनिफिट से क्या होगा कि अब आप लोगों को जैसे BBA करना है तो अच्छे जगह नहीं मिलेंगे। तो दिस इज व्हाट द होल मोटिव। आप यहाँ घूमिए और एक एक जगह को देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, आपके सामने ये कॉन्टिन्यू हम लोग ना नवंबर तक है। मैं अभी बताऊंगा। इस बजट में जो शब्द कहा गया है वो कहा गया कि यू ऑल आर अमृत पीढ़ी।
कि तुम लोग अमृत पीढ़ी हो, क्योंकि आने वाले 25 वर्ष जो होना है वो तुम्हारे इस एजुकेशन जो आप एक्वायर कर रहे हो नॉलेज को, और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है, ये तुम्हारे कंधों पर है। और वहाँ यही सीखना है कि टेस्ट या एग्जाम या इस तरह के विधाओं में न फंस के ज्ञान का अर्जन करना, बोल्ड होना, लीडर बनना और इस समाज को, इस देश को, इस राष्ट्र को कुछ न कुछ देना, ये हमारी मंशा है। इसीलिए सबसे पहले हम आप लोगों को शुभकामना देते हैं कि खूब अच्छा टेस्ट हो और अपनी बात को शुरू करते हैं। आज हमको चूंकि मैडम ने बुलाया है, ये टॉपिक हमने लिया है G20 प्रेसिडेंसी एंड वीमेन लेड डेवलपमेंट। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस 21st सेंचुरी। हम सभी जानते हैं कि भारत को इस वर्ष G20 का प्रेसिडेंसी मिला हुआ है और ये वर्ष भर चलना है। और चूंकि हमारे दायित्व हो गया है, हमको यूपी गवर्नमेंट ने कहा है कि ट्रेंड किया है टू अवेयर यू ऑल पीपुल कि व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग G20 प्रेसिडेंसी लाइक दिस, क्यों हम इसका शो केसिंग कर रहे हैं, इसका क्या जरूरत है। तो कभी कभी शो केसिंग जरूरत पड़ता है एक पॉजिटिव मैसेजिंग के लिए, और वो भारत कर रहा है। पूरी दुनिया, जैसे मैडम ने कहा, पूरी दुनिया डिप्रेस्ड है, पूरी दुनिया बटी हुई है, पूरी दुनिया विखंडित हो रही है। एक बड़े राष्ट्र जो दायित्वपूर्ण राष्ट्र था रशिया, वो युद्ध कर रहा है। 1 वर्ष हो गए। आपका बसंता कॉलेज फॉर वीमेन कि कोई भी बच्चियां तनाव में रहती होंगी, ये हम नहीं मानते, क्योंकि हम लोग आपके नाम पर बाहर मैसेज देते हैं। और कृष्णमूर्ति का जो फिलॉसफी था, क्योंकि हम इसी स्थान पर आए हैं, तो उस स्थान के जो आजकल तुम लोग शब्द सुन रहे हो कि वोकल फॉर लोकल, तो वी शुड बी वोकल फॉर एवरीथिंग, नॉट ओनली प्रोडक्ट। भाव के प्रति भी वोकल होना होगा, संस्कृति के प्रति भी वोकल होगा। इसलिए ये शब्द सुन के मैं सबसे पहले आपसे ये कहना चाहता हूं कि तनाव शब्द इस संस्था में नहीं है, और आपको दुनिया को तनाव मुक्त करना है, ये आपको विराट करना पड़ेगा। और यही हमारे G20 प्रेसिडेंसी काल का महत्व है। तो मैं सबसे पहले आपके प्रति मैडम आभार व्यक्त करते हैं, मैडम के प्रति, अपने बड़ी बहन के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आपने मुझे पुनः आमंत्रित किया। और ये एक संयोग ही है कि के लिए हमारे यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी, जहां पर हर, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी देश का हो, बिना डिस्क्रिमिनेशन के वो लोग मेंबर रहेंगे और वहाँ पर डिस्कस करेंगे हर इश्यूज पर। ये सब बातें हुई थी, लेकिन वक्त के साथ आप जानते हैं कि नेचर है ह्यूमन बीइंग का, या नेचर है इकोनॉमिक्स पूरा, कि कहीं न कहीं से जब हम डेवलपमेंट के प्रोसेस में चलते हैं तो दुनिया डिवाइड होती है। तो यूनाइटेड नेशंस में भी ऐसे ही हुआ कि वहाँ पर रिच और पुअर कंट्रीज के बीच काफ़ी विभेद हो गया, पॉलिटिकली, इकोनॉमिक्स के मुद्दे पर, सोशल मुद्दे पर और कई मुद्दों पर, और कई जगहों पर कई बातें सुनी नहीं गई थी। तो ऐसे में यूनाइटेड फिर छोटे छोटे ग्रुप्स बनने लगे, G7, सार्क्स, उसी में बाद में G20, कई प्रकार से ग्रुप्स बनने लगे। लेकिन बीच में फिर आपको याद होगा कि वी यूज्ड टू रीड द टर्म ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीय के बाद। तो ग्लोबलाइजेशन को ये माना गया कि हम ग्लोबलाइजेशन में पूरी दुनिया को एक साथ लेके टर्म्स एंड कंडीशन के साथ ट्रेड करेंगे, इकोनॉमिक्स की एक्टिविटीज़ को बढ़ाएंगे और सारे बातों को करेंगे। बट दुर्भाग्य से वो हुआ नहीं, और ग्लोबलाइजेशन हम लोगों को और अनइक्वल वर्ल्ड की ओर ले गया। 1991 में भी भारत में जब हम लोग LPG पॉलिसी को अडॉप्ट किया था, तो हम लोग विकास तो किए, वी मूव वेरी फास्ट ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट, हम लोगों ने किया जरूर, लेकिन उसी का सबसे बड़ा रिजल्ट भी ये हुआ कि इनइक्वलिटी की रिपोर्ट्स भी बढ़ती चली गई, पॉवर्टी भी रेज होता चला गया, और हैव और हैव नॉट्स के बीच की दूरियां बढ़ती चली गई। ये हम लोगों ने देखा। और जो स्टिग्लिट्ज़ था, जो ग्लोबलाइजेशन का जो हम लोग कहते हैं जनक था, जो वहाँ अमेरिका में बैठ के उसको फ्रेम कर रहा था, ही वॉज द क्रिटिकल ऑफ दैट ओन ग्लोबलाइजेशन फॉर्मूला। वो खुद अपने आप आलोचना करके कहता है कि हमने ये बहुत बड़ी गलती कर ली।
ऐसे में इसी दौरान कई क्राइसिस आए, फाइनेंशियल क्राइसिस आए, कई सारे क्राइसिस के बीच में ये माना गया कि इकोनॉमिक्स या लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है इस ग्रुपिज्म में, तब G20 का फॉर्मेशन होता है। और G20 में कौन लोग हैं? सारे विकसित, और उसी में विकासशील देशों का एक समूह बनता है, जो भी कहते हैं कि अगर हम लोग इकोनॉमिक्स के डेवलपमेंट के इस मूवमेंट को नहीं जारी रखेंगे तो पूरी दुनिया इसकी प्रभावित हो जाएगी और हमको कोई माफ नहीं करेगा। तो G20 का फॉर्मेशन इस उद्देश्य से होता है। और तब आप देखेंगे कि इस तरह के थैंक यू। तो ये आपके लिए है, और वो आप ले लीजिएगा सुनिए को आपका कहीं से जब हम डेवलपमेंट के प्रोसेस में चलते हैं तो दुनिया डिवाइड होती है। तो यूनाइटेड नेशंस में भी ऐसे ही हुआ कि वहां पर रिच और पुअर कंट्रीज के बीच काफी विभेद हो गया, पॉलिटिकली, इकोनॉमिक्स के मुद्दे पर, सोशल मुद्दे पर और कई मुद्दों पर, और कई जगहों पर कई बातें सुनी नहीं गई थी। तो ऐसे में यूनाइटेड फिर छोटे छोटे ग्रुप्स बनने लगे, G7, SARC, उसी में बाद में G20, कई प्रकार से ग्रुप्स बनने लगे। लेकिन बीच में फिर आपको याद होगा कि वी यूज्ड टू रीड द टर्म ग्लोबलाइजेशन के पास। तो ग्लोबलाइजेशन को ये माना गया कि हम ग्लोबलाइजेशन में पूरी दुनिया को एक साथ लेके टर्म्स एंड कंडीशन के साथ ट्रेड करेंगे, इकोनॉमिक्स की एक्टिविटीज को बढ़ाएंगे और सारे बातों को करेंगे। बट दुर्भाग्य से वो हुआ नहीं, और ग्लोबलाइजेशन हम लोग को और अनइक्वल वर्ल्ड की ओर ले गया। 1991 में भी भारत में जब हम लोग LPG पॉलिसी को अडॉप्ट किया था तो हम लोग विकास तो किए, वी मूव वेरी फास्ट इन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट, हम लोग ने किया जरूर, लेकिन उसी का सबसे बड़ा रिजल्ट भी ये हुआ कि इनइक्वलिटी की रिपोर्ट्स भी बढ़ती चली गई, पॉवर्टी भी रेज होता चला गया, और हैव और हैव नॉट के बीच की दूरियां बढ़ती चली गई। ये हम लोग ने देखा। और जो स्टिग्लिट्ज था, जो ग्लोबलाइजेशन का जो हम लोग कहते हैं जनक था, जो वहां अमेरिका में बैठ कर उसको फ्रेम कर रहा था, he was the critical of that own globalization formula। वो खुद अपने आप का आलोचना करके कहता है कि हमने ये बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसे में इसी दौरान कई क्राइसिस आए, फाइनेंशियल क्राइसिस आए, कई सारे क्राइसिस के बीच में ये माना गया कि इकोनॉमिक्स या लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है इस ग्रुपिज्म में, तब G20 का फॉर्मेशन होता है। और G20 में कौन लोग हैं? सारे विकसित, और उसी में विकासशील देशों का एक समूह बनता है, जो भी कहते हैं कि अगर हम लोग इकोनॉमिक्स के डेवलपमेंट के इस मूवमेंट को नहीं जारी रखेंगे तो पूरी दुनिया इसकी प्रभावित हो जाएगी और हमको कोई माफ नहीं करेगा। तो G20 का फॉर्मेशन इस उद्देश्य से होता है। और तब आप देखेंगे कि इस तरह के G20 में साइज ऑफ इकोनॉमी की बात हो रही है। इसमें भारत भी एक प्रकार, थोड़ा हल्का आपको दिखाई देगा, लेकिन आई विल टेल यू कि G20 के पूरे ग्रुप में आप देखो कि साइज ऑफ इकोनॉमी डिफर्स, माने विकसित देश जिसका कि 25 ट्रिलियन US$ की इकोनॉमी थी, उसके बाद भारत भी उसमें है, ब्राजील भी, इंडोनेशिया भी है, कई प्रकार की मिक्स्ड इकोनॉमिक्स साइज ऑफ इकोनॉमिक्स वाले ग्रुप में हैं, और ये रिप्रेजेंट करते हैं 85% ऑफ GDP ऑफ होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया के 85% GDP का हिस्सेदार यही G20 है, एंड 75% ऑफ ट्रेड इसी G20 के माध्यम से हो रहा है, और 2/3 ऑफ पॉपुलेशन ये पूरे G20 में समाहित है। तो G20 एक तरह से माना गया कि दिस इज ए कंप्लीट ग्लोब नाउ। यूनाइटेड नेशंस के उस कमियों को देखते हुए कंप्लीट ग्लोब होगा, जो कि उद्देश्यों की पूर्ति करेगा इकोनॉमिक्स के, डेवलपमेंट के, और इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने की बात करेगा, क्योंकि इसमें विकसित और विकासशील देश दोनों हैं। लेकिन व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, अब इसको देखिए कि भारत का इसमें महत्व क्या है। G20 की साइज ऑफ इकोनॉमी अमेरिका की, जापान की, चाइना की, और भारत, हम लोग क्या कहते हैं कि वी आर हियर टारगेटिंग 5 ट्रिलियन US$, ओनली 5, हम लोग 5 के लिए भी प्रश्न करें, 5 टाइम्स इकोनॉमी का साइज कई देशों में है, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, लेकिन हम लोग
सबसे अधिक हमारी समस्या क्या है कि इस पूरे G20 में भारत जनसंख्या की दृष्टि से उस G20 के 17-18 देशों को अपने में समाहित करेगा। चीन और भारत मिला के मैक्सिमम जनसंख्या वाले देश यही 2 देश हैं। तो कोई भी डेवलपमेंट की बात होती है या इवन बजट की हम बात करेंगे, पॉपुलेशन मैटर्स। हम किसके लिए बजट बना रहे हैं, कितने लोगों के लिए बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। खास करके जब G20 के कंट्रीज में भी इफ यू आर हियर टू कंपेयर अस with China, today China there is no democracy. India we have democracy और हमारे यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, हमारे डाइवर्सिटी भी है ना? तो हम अगर तुलना करेंगे एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स तो आप कहेंगे कि सब जनसंख्या तो चीन में भी है, बट चीन में डेमोक्रेसी नहीं है। तो डेमोक्रेटिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी में जहाँ 3 लेयर ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो हमने कहा कि हम 3rd लेयर में जाके कल बजट का चर्चा पंचायती राज में कर रहे थे, उस 3 लेयर ऑफ सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी में बजट कैसे रीच आउट होगा और बजट कैसे बनेगा, क्योंकि एवरीवन इज इंडिपेंडेंट हियर और सबका व्यूज है। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। तो डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद चाइना रिगार्डिंग दिस बिकॉज वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नेंस सिस्टम। ओके, तो ये G20 की स्थिति जब देखोगे तो देखोगे जनसंख्या की दृष्टि से भारत G20 का सदस्य है और भारत जनसंख्या की दृष्टि से बहुत अधिक है। उसकी पॉपुलेशन और उसका इकोनॉमी का साइज G20 के बहुत से देशों से कम है। इस बात को ध्यान रख के आगे बढ़ना। उसके बाद से आप देखिए कि भारत इस साल, जिसके लिए मैं आया हूं, G20 का प्रेसिडेंट बना है और रूटीन है ये। ऐसा नहीं कि भारत बना कोई नया चीज कह रहा है। इसके पहले इंडोनेशिया था, इसके पहले बहुत लोग रहे होंगे, इटली रहा। तो लेकिन वाई दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, जिसके लिए हम इतनी सारी बात कर रहे हैं, इसके लिए हमारे जैसे व्यक्ति को कहा जा रहा है कि यू आर एम्बेसडर। एम्बेसडर इज टोकनिज्म, यू आर एन एम्बेसडर फ्रॉम टुडे। मुझसे कहा मैं जहां जा रहा हूं, आई एम ऑथराइज्ड टू मेक यू ऑल एम्बेसडर। President of this year for these G20 groups, and in that G20 there is a theme of cultural groups meetings. We used to combine our all the friends from globe to say that look, music have no border, music have no religion, music is meant for only peace of mind, and this is Dhrupad, which is our old and traditional form of culture. You all usually come each year to celebrate this function, and I am very glad to welcome Carlos Topoji, who are here with a film backgrounded by Indian music, and his theme is 2 as 1. And actually the theme of this G20 is Vasudhaiva Kutumbakam. That is our Indian traditional taken from Upanishad, and that means that one planet, one family, and there should be one future. So under this theme, I am very happy that suddenly, luckily, you are presenting this in this Dhrupad Tirth, and I'm getting this opportunity to welcome you all in this little gathering. And this is a fantastic, experience for us. That in Dhrupad Tirth, our friends from outside is actually spreading the message of love, message of music through their documentation, through their presentation. So first of all, Oh, there is a timer or what? 15 seconds. टाइमर हो गया।